हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। ये है यूथ कंपटीशन टाइम अरबी 2024 का पार्ट 9। आइए इसमें हम फिजिक्स देख रहे हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। प्लानिटरी मोशन को केपलर ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट है। केपलर का 3 नियम है। पहला नियम में ये बोला गया है कि जो प्लानेट है वो एक इलेक्ट्रिकल पाथ पे घूम रहा। जो दूसरा नियम है उसमें बोला गया है कि जो प्लानेट है वो एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम एरिया कवर करेगा। जो तीसरा है वो बताया गया है टाइम जो होगा एक्सियल रेडियस का क्यूब के बराबर होगा। तो इस नियम को केपलर ने दिया है। ऑप्शन बी इज राइट। हु डिस्कवर द लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। ये हो जाए केपलर। केपलर ने प्लानेटरी मोशन का थ्योरम को बतलाया था। ऑप्शन डी। हु व्हाट इज द पाथ ऑफ रिवॉल्विंग मोशन ऑफ प्लानेट। जो एक प्लानेट जो है अपना स्टार के चारों तरफ रोटेट करता है, उसका जो पाथ है वो पाथ कैसा होता है? इलेप्टिकल होता है। आप मान लो स्टार जो है, जो सूरज है एक तारा है, इसके चारों तरफ जो अर्थ घूमता है वो एक इलेक्ट्रिकल पाथ पे घूमता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट का मोशन के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला है ए प्लैनेट्स ऑर्बिट इन इलिप्टिकल विद द सन एट वन ऑफ टू फोकल पॉइंट। ये बात एकदम सही है। ये जो प्लैनेट है ये इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमता है। यहाँ पर 2 फोकस होता है, इसमें से एक फोकस के ऊपर क्या होगा? सन होगा, और सन के चारों तरफ जो है अर्थ रिवॉल्व करेगा। तो यही है पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है। बोला यही गया था कि ट्रू कौन सा इसमें से, तो ये सही है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन अ सैटेलाइट मूव इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 40,000 किलोमीटर अराउंड द अर्थ। ये मान लो कि ये सन है, सन के चारों तरफ जो है अर्थ रोटेट कर रहा, अर्थ जो है रोटेट कर रहा। तो सूरज की तरफ से पृथ्वी पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो एफ है। पृथ्वी जो है डिस्प्लेस कर रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा। पृथ्वी का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा। हमको पता है वर्क इक्वल टू होता है W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो कॉस कितना बन रहा? कॉस 90 कितना होता है? 0। तो वर्क हो गया 0। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो बताइए कितना वर्क करता है? तो 0 वर्क करता है। अप्रोक्सीमेट एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर निकलना है, अर्थ से बाहर निकलना है, तो कितना का स्पीड चाहिए होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड चाहिए होगा। ऑप्शन बी इज राइट। व्हाट डू द टर्म जियोसेंट्रिक एंड हेलियोसेंट्रिक रेफर। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है अर्थ को सेंटर मानना, और हेलियोसेंट्रिक का मतलब होता है सूरज को सेंटर मानना। हेलियोसेंट्रिक का मतलब होता है सन को सेंटर मानना। आप देख लो, अगर पृथ्वी को सेंटर मान के पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? मून रिवॉल्व कर रहा, तो इसको बोले जियोसेंट्रिक। जो मून है वो जियोसेंट्रिक की तरह काम कर रहा, अर्थ जो है जियोसेंट्रिक की तरह काम कर रहा है। किसके लिए? मून के लिए। हेलियोसेंट्रिक क्या है कि सूरज को केंद्र मान के प्लैनेट जब उसके अराउंड घूमता है तो उसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक। तो पहला क्या है? लॉ गवर्निंग द मोशन ऑफ प्लैनेटरी बॉडीज अराउंड द अर्थ एंड सन। ये एकदम सही है। ऑप्शन ए इज राइट। हाउ लॉन्ग डज अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट टेक टू कंप्लीट द रिवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ 35,786 किलोमीटर एल्टीट्यूड। ये कितना घंटा टाइम लेता है? पृथ्वी जितना घंटा में अपना कक्ष पे एक चक्कर लगा लेता है उतना ही जो टाइम है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी लेता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो हाइट है, अगर आपको नहीं दिया हुआ इस तरह, तो वो 36,000 किलोमीटर दिया रहेगा। 36,000 किलोमीटर का ऊंचाई पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लगाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ये होता है स्पीड होता है वो कितना होता है? अर्थ जिस स्पीड से रोटेशन कर रहा है अपना एक्सिस पर, वही होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रोटेशन। अर्थ के रिस्पेक्ट में ये स्टैटिक्स रहता है। अर्थ आप किसी भी पोजीशन पे अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लगा दिए तो आप उसी पॉइंट के हिसाब से, मतलब अर्थ का उसी पॉइंट के हिसाब से क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अगला है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, इलास्टिसिटी। व्हेन अ कॉइल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। एक स्प्रिंग है, इसको ऊपर बोला द वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग। इसको दबाया जा रहा, इसको क्या किया जा रहा है? दोनों तरफ से दबाया जा रहा। व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इसमें इंक्रीज हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वो जो रिस्ट वॉच आता था जिसमें वो चाबी देते थे और उसके बाद वो चलता था, तो ये भी उसमें भी क्या इकट्ठा होता था? पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा होता था। तो यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज करेगा। ऑप्शन सी इज राइट। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ। आपको लेंथ के लिए पूछा जाएगा तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाई एल। ऊपर का यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर। नीचे का यूनिट भी क्या आ जाएगा? मीटर। तो ये दोनों करिएगा तो कैसा हो जाएगा? यूनिट लेंथ। आपको एरिया के फॉर्म में पूछ सकता है कि एरिया के फॉर्म में चेंज इन एरिया डेल्टा ए बाई ए। यहां से क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर ऊपर,
नीचे भी आ जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ भी क्या करिएगा, आपको वॉल्यूम के फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो जो स्ट्रेन है इसका कोई यूनिट नहीं होता, जब यूनिट नहीं होगा तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होगा। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड, जो प्लास्टिसिटी बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जा रहा है बिना टूटे हुए, इसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। प्लास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हम बता दे रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, किसी भी चीज को आप जिस शेप में चाहते हैं उस शेप में आप बदल दो, बाद में वो अगर अपना शेप में आ जाता है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि आप एक कोई भी एक सामान है, आप उसको लिए और उसको पूरा ताकत लगा के उसको स्ट्रेच कर दिए, वो दोबारा से अपना पोजीशन में आ ही नहीं पा रहा, तो उसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। तो ये हो जाएगा प्लास्टिसिटी, राइट। फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंट इज, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है तो ई का वैल्यू, इसको ई से डिनोट करते हैं, ई का वैल्यू क्या होगा 1, ई का वैल्यू 1। अगर बोलेगा इन इलास्टिक, इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है तो ई का वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 0। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड, सेम सब्सटेंस के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में बोलते हैं एडहेसिव या एडहेशन फोर्स बोलते हैं, डिफरेंट के बीच में। द फ्रिक्शन इन लिक्विड इज कॉल्ड, एक लिक्विड के लेयर के बीच में, मान लो ये लिक्विड है, लिक्विड के डिफरेंट डिफरेंट लेयर के बीच में जो लगता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। लिक्विड के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन को विस्कोसिटी बोलते हैं। A drop of a fluid is combined because the attraction of its particle minimize its possible area. This phenomenon is called, इस फेनोमेनन को बोलते हैं सरफेस टेंशन। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जो आसमान से जो बारिश की बूंदें गिर रही, आप देखोगे वो राउंड शेप का होता है। राउंड शेप वो अपने आप को इसलिए कर लेता है क्योंकि वो अपने सरफेस टेंशन को बढ़ाता है, इसकी वजह से वो अपना एरिया को मिनिमाइज कर लेता है। तो सरफेस टेंशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी द फॉलोइंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल, ये किसकी वजह से हो रहा, सरफेस टेंशन की वजह से जो वाटर का ड्रॉपलेट है वो अपने आप को राउंड कर लेता है। हाउ डज अ ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब इंक, ब्लॉटिंग पेपर जो होता है वो कैपिलरी एक्शन के वजह से ये क्या करता है, इंक को पेपर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो किरासन तेल का जो ये होता है ना, ढिबरी जिसको बोलते हैं गांव में, उसमें देखोगे एक फीता डाला हुआ रहता है, वो जो फीता है वो नीचे से किरासन तेल को एब्जॉर्ब करता है और उसकी वजह से वो जलता है। तो ये एक्शन भी क्या है, कैपिलरी एक्शन ही है। केरोसिन ऑयल राइज अप इन वीक ऑफ लैंटेन बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी की वजह से ये हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लो ऑफ लिक्विड्स है। A tank filled partially with a liquid is subjected to a uniform horizontal acceleration, क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। एक्सेलरेशन कर रहा है मतलब स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा। Which of the following is true for the surface of liquid in tank, मान लो एक गाड़ी है, ये पार्सली भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। जब गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, गाड़ी क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा, एक्सेलरेट करेगा तो वाटर का जो लेवल होगा ये ऐसा हो जाएगा, पीछे की तरफ क्या होगा, ऊंचा हो जाएगा और सामने की तरफ क्या होगा, ये डाउन रहेगा। तो देख लेते हैं पहला ऑप्शन, द सरफेस ऑफ फ्लूइड फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है गाड़ी का, उस डायरेक्शन में फ्लूइड का लेवल क्या है, नीचे की तरफ है, एंड राइज टुवर्ड्स द बैक, और पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, इसका लेवल हाई हो जाएगा। तो एक पहला नंबर ही सही हो गया कि अगर गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा तो वाटर जो है, जो भी लिक्विड है, वो पीछे की तरफ राइज करेगा और सामने की तरफ क्या होगा, डाउन चला जाएगा। व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड, एक आइडियल फ्लूइड या आदर्श फ्लूइड जो है ये फ्रिक्शन लेस होना चाहिए और इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। आप देखे होंगे कि जो गैस सिलेंडर घर में आता है उसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहता, लेकिन उसमें 15.5 लीटर के अप्रोक्सीमेट में क्या रहता है, गैस रहता है। तो उस गैस को दबा के उसमें प्रेशराइज करके उसमें रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जो परफ्यूम का या फिर परफ्यूम का जो बॉटल आता है उसमें भी गैस को कंप्रेस करके रखा जाता है। तो एक आइडियल फ्लूइड ऐसा होना चाहिए जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, इनकम्प्रेसिबल हो और फ्रिक्शन लेस। और फ्रिक्शन लेस का मतलब हो गया विस्कोसिटी जीरो हो, इसमें विस्कोसिटी क्या हो, जीरो, विस्कोसिटी इसमें जीरो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बार्नौलीज थ्योरम डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बार्नौली थ्योरम जो है, बार्नौली थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन के नियम पे काम करता है। ऑप्शन डी इज राइट। इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन डैम इज h, एक डैम है, एक डैम है, ठीक है, एक डैम है, डैम में जो वाटर का हाइट है, आपको दिया हुआ वाटर का हाइट h दिया हुआ है, ठीक है। एरिया
ट्रांसवर्स एरिया जो दिया हुआ आपको, जो ये एरिया है ये आपको ए दिया हुआ है, ट्रांसफर एरिया जिधर लिक्विड है ट्रांसफर एरिया ए दिया हुआ है। टी इज द थिकनेस, ये जो है डैम इसका थिकनेस आपको टी दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ डैम। हाउ मच प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू आता है रो जी और एच होता है। एच किसका होता है, वाटर का, जो ये होता है वाटर कॉलम होता है, जितना हाइट पे क्या है वाटर है उसका ये होता है आपका थिकनेस, तो ये रो जी एच होता है। अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, द डेप्थ ऑफ वाटर इन द डैम कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, और ए इज द थिकनेस ऑफ एरिया दिया हुआ है, डैम का थिकनेस जो है एरिया दिया हुआ है ए और थिकनेस दिया हुआ है टी। हाउ डज द प्रेशर ऑफ डैम ऑन वॉल, वॉल के ऊपर कितना लगाएगा, और कुछ था कि नीचे की तरफ ये जो पानी है कितना प्रेशर लगाता, तो ये लगाता P इक्वल टू रो जी एच लगाता। पर ये पूछा किसके ऊपर है, डैम का वॉल के ऊपर जो लगाएगा फोर्स, ये होता है क्या F इक्वल टू मास एम ए होता है। आप यहाँ देखो क्या डैम के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर लग रहा है, डैम के ऊपर ना, नीचे की तरफ यहाँ प्रेशर लग रहा है, तो ये जो है किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ना तो एरिया के ऊपर, ना हाइट के ऊपर, ना थिकनेस के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर ये डिपेंड करेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a cork and the iron nail are placed on the beaker filled with water, the cork floats while the iron nail is submerged. What is the reason behind it? The density of cork is greater. Cork जो होता है हल्का होता है, उसका डेंसिटी लोहा का डेंसिटी से कम होता है। द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही है कि वाटर का डेंसिटी से ज्यादा होता है डेंसिटी आयरन नेल का, तो इसी वजह से वो नीचे की तरफ डूब जाता है। और कॉर्क का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, और कॉर्क का डेंसिटी कम होने की वजह से कॉर्क जो है पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। What would be the force generated by a wall on which water strike normally to at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्चार्ज जो है आपका डिस्चार्ज Q का वैल्यू आपको दिया हुआ है, डिस्चार्ज का मतलब होता है Q का वैल्यू आपको दिया हुआ 0.0001 मीटर क्यूब दिया हुआ है, आपको स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। जो ये फोर्स लगाएगा F इक्वल टू होता है रो जी क्यू, रो जी क्यू। आप यहाँ पर देखो रो वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000, जी का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ, आप मान लो 10, और क्यू का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 10 का पावर -4, 10 का पावर -4, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकेंड बोल सकते हैं। तो ये 3 जीरो और ये एक 4 जीरो, इसे ये कट जाकर बचेगा क्या 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इसका सही आंसर है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है F इक्वल टू रो जी क्यू, तब तो ये ऑप्शन बहुत आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोन्सी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लैक्टोमीटर से क्या करते हैं, मिल्क दूध का हम लोग शुद्धता मापते हैं, लैक्टोमीटर में क्या होता है जो क्रीम होता है वो ऊपर आ जाता है और जो लिक्विड रहता है वो नीचे चला जाता है। तो ये डेंसिटी के बारे में बतला रहा है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, बायोन्सी के ऊपर है, उपलब्धता बल के बारे में बतलाता है। हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, मतलब हाइग्रोमीटर जो होता है इससे हम लोग मतलब आर्द्रता को मापते हैं। इसमें क्या होता है पानी की बूंद जो होता है वो हवा के ऊपर क्या करता है तैरता रहता है। डिजाइन ऑफ एरोप्लेन जो है ये गलत है, ये नहीं होगा। डिजाइन ऑफ शिप और सबमर्ज ये तो बहुत अच्छा सा एग्जांपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कि कोई भी जो पदार्थ है वो पानी को जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उतना ही बायोन्सी फोर्स क्या लगेगा उसको ऊपर लगेगा। तो जो एरोप्लेन का जो थ्योरम है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर काम नहीं करता है। Which on the basis of buoyancy force the ship float in water, which scientist is the first credited with identify the principle। तो ये आर्किमिडीज ने बतलाया था कि पानी के ऊपर मान लो ये एक नाव है, ये नाव है, ये जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, ये जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उतना ही बायोन्सी फोर्स क्या लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। इस बारे में आर्किमिडीज ने बताया था। Which of the following factors depend on the result of buoyancy force acting on the subject in the given fluid। देखते हैं इस कौन सा फैक्टर है, the density of the fluid and the mass of the object। mass of the object नहीं होगा, हाँ जितना ज्यादा डेंसिटी वाला फ्लूइड होगा उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ बायोन्सी फोर्स काम करेगा। द वेट ऑफ इमर्ज, ये बात भी जो गलत है कि कितना वेट लगा रहा है, ये नहीं, कितना वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है अपने नीचे से कोई भी पदार्थ उतना ही उसके ऊपर क्या लगेगा उपलब्धता बल लगेगा, बायोन्सी लगेगा।
द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया राइट आंसर कि कोई भी जो लिक्विड है वो कितना, कोई भी जो पदार्थ है वो कितना लिक्विड को डिस्प्लेस कर पा रहा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। इफ बायोन्सी फोर्स इज लेस, अगर बायोन्सी नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला लिक्विड का फोर्स कम है, ठीक है, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट सिंक, हाँ अगर ऊपर लगने वाला फोर्स कम है, पानी के द्वारा ऊपर लगने वाला फोर्स कम है, तो जो भी ऑब्जेक्ट वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये बात सही है, ये बात सही है। इफ द बायोन्सी फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट इज फ्लोट, ये भी बात सही है कि अगर बायोन्सी फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर ऑफ नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स से, तब भी वो ऑब्जेक्ट जो है पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा। इफ द बायोन्सी फोर्स इज लेस, बायोन्सी फोर्स क्या है, नीचे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है, ये कम है, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट इज फ्लोट, नहीं ऑब्जेक्ट जो है डूब जाएगा। यही बोला था कि इनकरेक्ट कौन सा है, इसमें से गलत कौन सा है, तो ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट है। सेंटर ऑफ बायोन्सी ऑलवेज, सेंटर ऑफ बायोन्सी जो है ये हमेशा कॉन्साइड करेगा सेंट्रोइड से वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। सेंटर ऑफ बायोन्सी ऑलवेज कॉन्साइड विद द सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड भी है। ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर बेस्ड ऑन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो पानी में तैरता है वो कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल के ऊपर ही ये काम करता है। When a body is completely or partially immersed in fluid, the body experience a force equals to weight of displaced water. कोई भी जो नाव है कि जितना पानी को हटा पाएगा उतना ही फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, वेट डिस्प्लेस द प्रिंसिपल इज नॉन, इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। According to Archimedes' principle, the upward force experienced by the body immersed in a fluid equals to which of the following? Weight of the fluid displaced by body. Body कितना वाटर को डिस्प्लेस करता है अपने नीचे से, उतना ही फोर्स बायोन्सी का होगा। What is force exerted by the water in the upward direction? इसी को बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। जो ऊपर की तरफ लगने वाला ये जो नाव था, इस नाव को पानी के द्वारा ऊपर में जो लगने वाला फोर्स है इसी को क्या बोलते हैं, बायोन्सी फोर्स बोलते हैं। इफ द स्पीड इंक्रीज ऑफ शिप ऑन बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ आर्किमिडीज, ये हो सकता है। जो फैराडे का लॉ है ये करंट के ऊपर है, तो ये तो होने का चांस नहीं है। फ्लेमिंग का जो है थंब रूल जो है ये भी करंट का ऊपर है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है फोर्स को डिफाइन करता है, तो एक ही ऑप्शन बचा जिसको सही लगा सकते हैं, थ्योरी ऑफ आर्किमिडीज की स्पीड इंक्रीज ऑफ शिप ऑन बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ आर्किमिडीज। इसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से किया जा सकता था। द बिल्डिंग एंड द मूवमेंट ऑफ शिप इज बेस्ड ऑन, बिल्डिंग समझो कि ये एक नाव है, नाव के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन है ये किधर फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ। और जो पानी को डिस्प्लेस हुआ है, जो भी पानी डिस्प्लेस हुआ है ये फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। द बिल्डिंग एंड द मूवमेंट ऑफ शिप बेस्ड ऑन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। What is the upward pressure generated by an object being placed on fluid? कोई अपवर्ड प्रेशर लग रहा है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग बायोंट फोर्स, बायोन्सी को ही बायोंट फोर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। What is another name for the buoyancy force exerted by water on the submerged body? इसी को बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you fill water in glass and ice cube, what happen when ice cube completely melt? इसमें जो वाटर का लेवल है ये रिमेन सेम रहेगा, वाटर के लेवल में किसी भी तरह चेंज नहीं होगा। एक ग्लास है, अगर आप एक ग्लास में जो कंप्लीटली फील्ड है और इसमें अगर आप एक आइस क्यूब को डालते हो, आइस क्यूब जो है जब पूरा कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट होके ये क्या होगा, पूरा का पूरा जगह को एक्वायर कर लेगा। क्योंकि जब भी ये आइस क्यूब होता है ये 90% पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है और 10% पानी के बाहर रहता है। ये क्वेश्चन पहले आया है कि जो आइसबर्ग होता है उसमें कितना परसेंट पानी के नीचे रहता है, 90% पानी के नीचे रहता है और 10% पानी के ऊपर रहता है। तो एक्चुअली जब बर्फ जमता है ना तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, यही वजह है कि जब ये पिघलेगा, पिघलने के बाद भी जो लेवल रहेगा वाटर का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑप्शन सी इज राइट।
When an object sink, the upward thrust of the fluid on the object. कोई भी चीज तैरता कब है, नीचे से लगने वाला फोर्स और ऊपर से लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तभी तो ये तैरेगा। तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डूब रहा। मतलब ऊपर से लगने वाला फोर्स क्या है, ये ज्यादा है, ऊपर से लगने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है, और नीचे से लगने वाला जो फोर्स है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लेसर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नीचे से लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। अप थ्रस्ट फोर्स एंड वेट ऑब्जेक्ट वुड बी, ऊपर से नीचे से लगने वाला फोर्स को बोलते हैं अप थ्रस्ट, ऊपर से लगने वाला को बोलते हैं वेट। दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर लगने वाला जो फोर्स होता है इसी को बोलते हैं अप थ्रस्ट। नीचे से लगने वाला जो प्रेशर होता है उसी को बोलते हैं अप थ्रस्ट। जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं अप थ्रस्ट। प्रेशर जो है जनरली ऊपर से नीचे की तरफ लगता है। Which of the following is not based on the principle of Archimedes? इसमें तो कौन सा जो है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम नहीं करता, ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम लोग स्पीड मापते हैं। सबमरीन जो है पानी के नीचे जो तैरता है सबमरीन, ये भी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल को फॉलो करता है। हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, ये सब का सब क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है, एक्सेप्ट ओडोमीटर। What will be the buoyancy force exerted by the water? वाटर जो है कितना बायोन्सी फोर्स लगाएगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस होगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को डाल रहा है वो जितना पानी को साइड करेगा अपने नीचे से, उतना ही तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोन्सी फोर्स डिपेंड, बायोन्सी फोर्स जो है ये डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस जिसको हम डुबा रहे हैं उसका वॉल्यूम के ऊपर, कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देगा। तो ऑप्शन बी और डी दोनों ही सही होगा इसका। द फोर्स ऑफ बायोन्सी डिपेंड ऑन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रेशर से। प्रेशर इज डिफाइंड, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। ऑप्शन बी इज राइट। प्रेशर इज मेजर बाय, प्रेशर किसे मेजर करते हैं, फोर्स बाय एरिया होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द एरिया इज स्मॉल फॉर अ गिवन फोर्स द प्रेशर। आप एक एग्जांपल समझो, जो सुई होता है, नीडल जो होता है, उसका एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, आपको अगर एक नीडल से चुभाया जाए और एक मोटा सा कोई चीज मतलब लकड़ी से या फिर किसी भी चीज चुभाया जाए जिसका एरिया ज्यादा है, एरिया जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, उससे कम चुभेगा, लेकिन उतना ही ताकत लगा के सुई से ज्यादा चुभेगा। आप फॉर्मूला से देख लो, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। बोल रहा एरिया को क्या कर रहा है, कम किया जा रहा। एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा मोर। ऑप्शन सी इसका राइट है। आप एग्जांपल से भी याद रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर। जब ये एल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ऑप्शन इसका बी राइट है, बी। आप फोर्स का वर्क जो होता है ना, आप कुछ याद कर लो। फोर्स का हो गया, फोर्स का फॉर्मूला हो गया एम एल टी माइनस टू। आप एनर्जी का जो होता है एम एल टू टी माइनस टू। ये रिपीटेड है, ये बार बार आया है। ये हो गया फोर्स का और ये हो गया एनर्जी का। जो रिपीटेड है उसको आप याद कर लो ऐसे ही। प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर जो होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स को क्या बोल सकते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। तो क्या हो गया, फोर्स बाय एरिया। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट थ्रस्ट को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट मतलब फोर्स, इसी को तो बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ अ गिवन फोर्स, व्हाट इज द प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अगर बोला जा रहा है कि एरिया बढ़ रहा है, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर घटेगा। तो गेट रिड्यूस। ऑप्शन सी राइट है।
एज द डेप्थ इंक्रीज फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ अ फ्लूइड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। ये है वाटर सरफेस। वाटर सरफेस से आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे तो प्रेशर क्या होता है, P इक्वल टू रो जी एच। मतलब हाइट को आप क्या करो, बढ़ा रहे हो। अगर हाइट को बढ़ाओगे तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो गया, P इक्वल टू रो जी एच। वाटर लेवल से नीचे जाओगे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। इफ द डेप्थ डिक्रीज, डेप्थ को क्या कर रहा, घटा रहा। फ्रॉम द फ्री सरफेस द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन लिक्विड विल बी, प्रेशर क्या होगा, घटेगा, गेट रेडियस। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, P इक्वल टू रो जी एच। P इक्वल टू रो जी एच। तो अगर हाइट को घटा रहे हो आप, डेप्थ को घटा रहे हो तो प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीज व्हेन द प्रेशर एक्साइटेड बाय द सॉलिड डिक्रीज। क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीज, कौन सा इसमें से बढ़ेगा, व्हेन प्रेशर रिड्यूस। अगर ये घट रहा, प्रेशर क्या घट रहा, तो एरिया क्या होगा, एरिया बढ़ रहा होगा डेफिनेटली। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। What is the pressure inside a aircraft cabin at altitude। बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जब एरोप्लेन उड़ता है तो बाहर में क्या रहता है, एयर का डेंसिटी कम रहता है, तो एयर प्रेशर क्या होगा, कम रहेगा। अगर एयर प्रेशर कम रहेगा तो वहां पर सफोकेशन होने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होगा पायलट को। तो वहां पर क्या करता है, आर्टिफिशियली वहां पर जो चेंबर होता है, जो केबिन होता है, तो केबिन में प्रेशर को बढ़ाया जाता है मोर देन आउटसाइड। तो वहां पर क्या किया जाता है, केबिन का जो टेम्परेचर, ये सॉरी प्रेशर जो होता है उसको इंक्रीज किया जाता है ताकि वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन हवा अवेलेबल रहे, ताकि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो ज्यादा एल्टीट्यूड पे। द प्रेशर ऑफ एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा ये प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर जो क्या होता है डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, डेंसिटी का। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी से। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर पूछा था, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000 kg पर क्यूब मीटर। आसान सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन क्लाउड टू फ्लोट ऑन स्काई। क्या रीजन है कि बादल जो है आसमान के ऊपर जो है तैरता है, लो डेंसिटी की वजह से। डेंसिटी क्या होता है, बादल का कम होता है एज कंपेयर ऑफ एयर, इसलिए वो क्या करता है, फ्लोट करता है। आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी। डेंसिटी जिसका कम रहेगा वो क्या हो जाएगा, लेसर देन वाटर। डेंसिटी कम रहेगा, यही वजह है कोई भी चीज जो है पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। और कोई चीज डूब जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड। द डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऑप्शन ए इज राइट। एट विच टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, 4 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार आया है, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिया हुआ है 10.8। द डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, substance by density of water, डेंसिटी ऑफ वाटर H2O, जिसमें डुबाया जा रहा है उसका डेंसिटी। आपको क्या बोला, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 10.8। आपको बोला है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। सिल्वर जिसका डेंसिटी निकालना है उसको ऊपर रखे हैं, नीचे क्या होगा, वाटर का डेंसिटी। ये भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिल्वर का डेंसिटी कितना आ जाएगा, 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3। मतलब ऑप्शन ए इसका राइट है। ये हमेशा याद रखो, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, जिसका डेंसिटी निकालने वाले हैं उसको ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे वाटर का डेंसिटी से कंपेयर कर देंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसमें तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका डेंसिटी जो है वाटर का डेंसिटी से ज्यादा है। आयरन नेल जो है पानी में डूब जाता है ना, तो इसका डेंसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया वाटर से। और देखो कॉर्क जो है पानी के ऊपर छलाता है, आइस जो है पानी के ऊपर ये भी छलाता है, थर्मोकोल जो है पानी के ऊपर छलाता है। जो पानी के ऊपर रह जाएगा मतलब उसका डेंसिटी कम है, जो पानी के अंदर डूब जाएगा उसका डेंसिटी पानी से ज्यादा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सेम क्वेश्चन आ गया, द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है जिसका डेंसिटी आपको निकालना है, आपको दिया हुआ है सिल्वर का 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3।
डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, कितना दिया और 10 का पावर 3, इससे ये कट जाएगा कितना का 10.8, 10.8। और रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट भी नहीं होता है तो लिख दो नो यूनिट, नो यूनिट। और जब यूनिट ही नहीं होगा तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा क्या, डायमेंशन फॉर्मूला भी इसका नहीं होगा। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू, रिलेटिव डेंसिटी तो जो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी से, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ सब्सटेंस हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बोल रहा है इसमें से किसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। आप ये बताओ सॉलिड लिक्विड गैस कौन सबसे ज्यादा मूव करता है, गैस, तो गैस के पास क्या होगा सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गैस के पास होगा। इन विच सिचुएशन द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको सॉलिड लिक्विड गैस स्टीम सब कुछ दिया जाता है, ये मतलब किसको तोड़ना मुश्किल है, किसको आप बहुत मुश्किल से अलग कर पाओगे सॉलिड को, तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा, सॉलिड में होगा, सबसे कम किस में होगा, गैस में, सबसे कम होता है गैस में और सबसे ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सॉलिड में। विच ऑफ द flowing statement is not true regarding to the effect of increasing temperature, टेम्परेचर को क्या किया जा रहा है बढ़ा रहा on the distribution of molecular motion of the gas, most likely speed increase करेगा, most likely कुछ नहीं है, must be speed बढ़ेगा, ये जरूरी है, ठीक है, तो ये बात सही है, most likely speed increase। फिर बोला द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर इंक्रीज विद द मैक्सिमम पॉसिबल, नहीं मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड पे इसका नहीं होगा, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसके अंदर क्या होगा फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, पर जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड को रीच कर लेगा, अगर टेम्परेचर मैक्सिमम हो गया तो उसके बाद उसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, डीले बिकम द वाइड स्पीड, ये बात भी सही है। द एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिमेन सेम बिलो द टेम्परेचर वैल्यू, ये भी सही है, बोला इसमें कौन सही नहीं था, तो ये जो है ये सही नहीं है। द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज विद द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड से पहले इनका क्या हो जाएगा स्पीड बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट है। अकॉर्डिंग टू गैस काइनेटिक थ्योरी द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अचीव ओनली व्हेन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है तब हम लोग अचीव कर सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज जीरो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जीरो, यही बोला है अकॉर्डिंग टू गैस काइनेटिक थ्योरी द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में हमें पता है कि सारा का सारा जो मॉलिक्यूल होता है किसी भी सब्सटेंस का वो फ्रीज हो जाता है, मतलब उसका मोशन जो होता है वो जीरो हो जाता है, तो वही बोला द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज जीरो, ठीक है, -273 पर 273.15 पर क्या होता है सारा का सारा जो गैस होता है उसका जो पार्टिकल होता है वो फ्रीज हो जाता है, वो मूव नहीं कर पाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है बिखर जाना, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू द सॉलिड एंड लिक्विड, इसमें से बोल रहा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, देखते हैं। डिफ्यूजन रेट ऑफ फ्लूइड इज हायर देन द गैस, गलत, गैस ज्यादा बिखरता है, डिफ्यूजन रेट ऑफ गैस इज हायर देन द लिक्विड एंड गैस, सही है, सबसे ज्यादा जो बिखरेगा वो गैस बिखरेगा, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम जो है वो सॉलिड बिखरता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज हाई, ठीक है, वातावरण में क्या है गैस का मात्रा ऑलरेडी बहुत हाई है, ठीक है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इवापोरेशन, क्या जो बाहर निकलने वाला जो वाष्प है वो क्या और इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ऑलरेडी अगर वातावरण में अगर गैस है, ठीक है, वाष्प है, तो ये जो है ये घटेगा, ये बढ़ नहीं सकता, अगर वातावरण में गैस नहीं रहता, वाटर वेपर नहीं रहता, तो इवापोरेशन का रेट क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता, लेकिन ऑलरेडी अगर वातावरण में वेपर है तो ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। Virtually the force exerted on the vessel wall by the gas molecule, क्या virtually the force exerted, force जो है exert करेगा on the vessel of the wall, ठीक है, strike the wall and the port, हाँ करेगा 90 डिग्री पे अट्रैक्ट करेगा। decay the kinetic energy, ये जो है decay the kinetic energy से घटेगा नहीं, kinetic energy बढ़ेगा, ठीक है। hitting the wall to be quick, ये भी बात गलत है। change the momentum बाई हीटिंग द, हाँ ये जो मोमेंटम है ये जो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जब आप एक गैस को गर्म कर रहे हैं, ये एक चेंबर के अंदर रखा हुआ जो गैस मॉलिक्यूल है बार बार टकराएगा
बार बार टकराएगा, उससे क्या हो जाएगा, मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, गैस पार्टिकल का मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, ऑप्शन डी इसका राइट है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग सॉलिड मेल्टिंग, जब भी आप देखो, आप 0 डिग्री का आइस को जब मेल्ट कर रहे हो ना, 0 डिग्री का आइस है ये, 0 डिग्री का आइस है, जब इसको आप मेल्ट करोगे ना, पिघलाओगे, तो पिघलने के बाद क्या बनेगा, 0 डिग्री का वाटर बनेगा, 0 डिग्री का वाटर बनेगा। इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। जब कोई भी पदार्थ अपना अवस्था को बदलता है तो वो अपने टेम्परेचर को क्या रहता है, कांस्टेंट रखता है। तो डू नॉट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप 0 डिग्री का आइस को आप गर्म कर रहे हो तो वो पहले क्या बनेगा, 0 डिग्री का वाटर बनेगा। तो जब भी अवस्था चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा, तो उसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री केल्विन। 0 केल्विन बोलते हैं। एक्चुअली केल्विन में हम लोग कभी भी डिग्री नहीं लगाते, 0 केल्विन। What is the freezing point of water on Kelvin scale? Kelvin scale का जो freezing point होता है 273 होता है। बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो 373.15 केल्विन होता है। At which temperature the density of water is maximum? डेंसिटी कितना पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। केल्विन को हम लोग लिखते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस 273 सेल्सियस कितना है आपका, 4 प्लस 273 तो कितना हो गया, 277। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर डेंसिटी इज मैक्सिमम? वाटर डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। वाटर डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस, यहां पर पूछना चाह रहा 95 के बारे में। 95 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट कितना सेल्सियस के बराबर है? तो एक फॉर्मूला है C/5 F -32/9। F का वैल्यू आपको दिया हुआ 95 -32/9 इक्वल टू C/5। 95 में से 32 गया, यहाँ आएगा 3/6/9 और यहाँ आ जाएगा C/5। 9 सत्ते 63, 7 पचे 35। सी का वैल्यू कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डैश सेल्सियस इक्वल टू 167 फ़ारेनहाइट। C/5 F -32/9। F का वैल्यू दिया हुआ 167 -32/9 इक्वल टू C/5। 7 में से 2 गया 5, 6 में से 3 गया 1, 9। जो काटेंगे 9 1 9, 9 पचे 45, 15 पचे 75। सी इक्वल टू आ जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कन्वर्ट 272 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। केल्विन को हम लोग लिखते कैसे हैं? केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 सेल्सियस दिया आपको 372 और यहां से इसमें ऐड करेंगे 273 तो हो जाएगा 3 और 2 5, 7 7 14 का 4 हाथों बचा 1, 3 और 3 6 तो 645 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ये कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस बोलो या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, इसी को बोलते हैं 310 केल्विन। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहाइट? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखो ज्यादा अच्छा है। C/5 F -32/9। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोला तो C का जगह 0 रखेंगे। 0 बाई एनीथिंग बिकम 0 इक्वल टू F -32 तो F इक्वल टू आ जाएगा 32। What is the physical state of water at 12 डिग्री सेल्सियस?
12 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में तो हो जाएगा ऑप्शन सी। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 32 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, यही पूछना चाह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट स्केल कितना रीडिंग दिखलाता है, तो ये 32 हो जाएगा। रेफर्स टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, 273 डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर ये 0 केल्विन बोलो, ये 0 केल्विन बोलो, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक सोर्स, क्रायोजेनिक सोर्स का मतलब, क्रायोजेनिक जो होता है ये लो टेम्परेचर को बतलाता है, क्रायोजेनिक। अगर आपसे पूछा जाए कि हाई टेम्परेचर को किस में मापा जाता है, तो ये मापा जाता है पायरोमीटर में, पायरोमीटर, ये हो जाएगा हाई टेम्परेचर। व्हाट इज मेजर ऑफ रूम टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, एक रूम टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, 25-30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। केल्विन में मेजर करना है तो केल्विन को हम लोग सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, अब 25-30 कुछ भी मान लो, 30 रख लो यहाँ पर, 30 प्लस 273, जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 303, 303, देखो 303 के आसपास एक ही है, 298, ठीक है, ये मतलब जो माना है 25 डिग्री को मान के चल रहा है, तो आपका आ रहा है 298। सेंटीग्रेड विच इज द मदर्स यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज नेम्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग, सेंटीग्रेड इसके लोग किसने बनाया था, सेल्सियस ने बनाया था, एंड्रिस सेल्सियस ने बनाया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल शो द सेम रीडिंग, -40 डिग्री पर सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट होता है दोनों सेम रीडिंग शो करता है। आप C/5 F -32/9 रख के देख सकते हो, यहाँ पर रखो 40 डिग्री रखोगे आ जाएगा -40 आ जाएगा, -40। ऑन विच वी गेट द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर जो है ये कब मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा एट द टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर एक्चुअली -273 डिग्री पर, -273 का मतलब होता है 270, ये 0 केल्विन, 0 केल्विन होता है। 0 केल्विन पर कोई भी जो मॉलिक्यूल है, एयर मॉलिक्यूल हो गया, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल होता है, वो फ्रीज हो जाता है। जब वो फ्रीज हो जाएगा तो वो किसी भी तरह का प्रेशर को जनरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो प्रेशर, मतलब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा सब्सटेंस का फ्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर रिचेज जीरो एब्सोल्यूट वैल्यू, जब ये 0 एब्सोल्यूट पहुंच जाएगा, मतलब केल्विन पे बोल रहा, 0 केल्विन पे बोल रहा, तो क्या हो जाएगा, व्हेन द मॉलिक्यूल स्पीड ऑफ द सिस्टम एप्स डिक्रीज टू 0, किसी भी सब्सटेंस का जो स्पीड होगा उसका मॉलिक्यूल का वो 0 हो जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल जो है 78 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है। व्हाट विल द टेम्परेचर ऑन केल्विन, केल्विन में कितना होगा, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 78 प्लस 273, 8 और 3 11 का 1 हाथ बचा 1, 7 7 14, 1 15 का 5 हाथ बचा 1, 251, सॉरी 78 है ना, 273, 8 और 3 11 का 1, अच्छा यहाँ पर 3 होगा, सॉरी 351, तो ऑप्शन बी इसका, डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल यू मस्ट, ये केल्विन हो गया, ये हो गया डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के, तो बोला टू कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, सेल्सियस से किसमें जाना है, केल्विन में जाना है, तो केल्विन में जाना है तो उसमें क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर देंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। What is the value of temperature which is considered normal in human body? ह्यूमन बॉडी का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। अगर ये पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, अगर पूछा जाए केल्विन में तो 310 डिग्री केल्विन हो जाएगा। What is the value of 273 के, केल्विन का इसका मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी इज राइट। What is the relation
बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन। जो सेल्सियस होता है, सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा ये 273 केल्विन के बराबर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विच टेम्परेचर कैन वाटर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। 0 डिग्री सेल्सियस का आप वाटर भी सुने होंगे और 0 डिग्री सेल्सियस का आप बर्फ भी सुने होंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर जो वाटर है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में पाया जाता है। ऑप्शन बी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस जो है मेल्ट करता है 0 डिग्री पर, और 0 डिग्री केल्विन को ही क्या बोलते हैं, 0 डिग्री केल्विन को ही हम लोग बोलते हैं, सॉरी 273 डिग्री को केल्विन को ही 0 डिग्री बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। बोला टू कन्वर्ट द टेम्परेचर टेकन ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस, हमको सेल्सियस में बदलना है। फॉर्मूला क्या है, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हमको किस में जाना है, सेल्सियस में जाना है। सेल्सियस में अगर जाना है तो डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, केल्विन माइनस 273। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे लाइक, फॉलो और शेयर, सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।